प्रिय छात्रों, इससे ठीक पहले वाले वीडियो में और पीडीएफ में आपने देखा कि अलैंगिक जनन की दो प्रकार की बीजाणुध्वनियाँ की अवस्था आती है। इनको आप यूस्पोरेंजिया कहते हैं। एक कोष्ठी चल बीजाणुध्वनि और बहुकोष्ठी चल बीजाणुध्वनि। अब इसमें से चल बीजाणुओं का विमोचन कैसे होगा और अंकुरण कैसे होगा। बहुकोष्ठीय चल बीजाणुध्वनि का जो शीर्ष होता है वो शीर्ष से या फिर पार्श्व में बने एक छिद्र से फट जाती है और जो स्पोर चल बीजाणु उसमें से मुक्त हो जाते हैं। इस बीजाणुध्वनि में बना प्रत्येक चल बीजाणु दुगुणित होता है, ये देखिए आप, और जो अंकुरित होकर के दुगुणित थैलस का निर्माण करता है। राइट। अब लैंगिक जनन। एक्टोकार्पस की अधिकांश जातियां असम युग्मकी होते हैं, मतलब नर और मादा युग्मक जो बनेंगे वो डिसिमिलर होंगे। अब इसमें जो पहला जो बिंदु है वो युग्मकधानी एवं युग्मकों का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ गैमिटेंजियम एंड गैमीट्स। युग्मकधानी जिसमें युग्मक धरे होते हैं, रखे होते हैं, धारण किए होती हैं, और युग्मक आप जानते हैं एक्टोकार्पस के थैलस की जो ऊर्ध्व शाखा होती है उससे युग्मकधानियों का विकास बहुकोष्ठी बीजाणुधानियों के समान ही होता है। राइट। वहाँ बहुकोष्ठी चल बीजाणुधानी कह रहे थे, यहाँ पर आप बहुकोष्ठी युग्मकधानी कहलाएंगे। युग्मकधानियाँ अगुणित थैलस पर विकसित होती हैं। थैलस की शीर्ष जो ऊर्ध्व शाखा की शीर्ष कोश का आकार में अन्य कोशिकाओं से सामान्य से बड़ी हो जाती है और पार्श्व में वृद्धि कर जाती है, जिसे युग्मकधानी प्रारंभिक गैमिटेंजियम इनिशियल कहते हैं। अनुप्रस्थ विभाजनों से यह कोशिका 6 से 12 कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनाती है और प्रत्येक कोशिका में एक अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य विभाजन के फलस्वरूप कई सौ घनाकार कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक वैसा ही देखिए आप, इसमें भी विकास जो है वो बहुकोष्ठीय चल बीजाणुधानी के समान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ युग्मकधानी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। और इसकी प्रत्येक कोशिका में उपस्थित जो एक केंद्रकीय कोशिका द्रव्य होता है वो कायांतरित होकर दो कशाभिकी युग्मक बन जाता है। ठीक है। अब युग्मक निकलेंगे कैसे? ठीक वैसे ही युग्मकधानी के शीर्ष पर एक छिद्र बन जाता है और उससे युग्मक मुक्त हो जाते हैं। इनमें से निष्क्रिय युग्मक स्त्री युग्मक के रूप में कार्य करता है और सक्रिय युग्मक नर युग्मक के रूप में काम करता है। ठीक। मतलब जो निष्क्रिय होगा वो तो फीमेल गैमीट और जो एक्टिव होगा वो मेल गैमीट होता है। यहाँ पर ये डिफरेंस होता है। अब निषेचन की क्रिया कैसे होगी? छोटी युग्मकधानी में बने नर युग्मक बड़ी युग्मकधानी में बने स्त्री युग्मक से मुक्त होने पर स्त्री युग्मक के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं तथा अपनी लंबी दो कशाभिका से स्त्री युग्मक से संलयित हो जाते हैं। इसी को पुंजी भवन कहते हैं, क्लम्प फॉर्मेशन, पुंज गुच्छे में आना, है ना। अब इस पुंज में से इनमें से भी जो एक सक्रिय नर युग्मक होगा वो स्त्री युग्मक से संलयित हो जाता है और संलय से सल से भित्ति गल जाती है और नर युग्मक का जो केंद्रक है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों मादा युग्मक में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ समय पश्चात नर व मादा के केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित युग्मन बनाते हैं और जो पुंजी भवन के समय पर अन्य जो जितने भी नर युग्मक उस मादा युग्मक के साथ अपनी एक बड़ी कशाभिका की सहायता से संलयित हुए थे वो विघटित होकर नष्ट हो जाते हैं। राइट। अब जो युग्मनज बना है उसका निषेचन, तो क्या होता है, निषेचन के तुरंत बाद ही युग्मनज का अंकुरण प्रारंभिक हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इससे पूर्व आपने देखा कि वॉलवॉक्स में देखा कि लंबे विश्राम काल में चला जाता था युग्मनज, लेकिन यहाँ तो जैसे ही बना और तुरंत उसमें विभाजन शुरू। अब युग्मनज में जो केंद्रक उपस्थित होता है वो समसूत्रीय विभाजन से विभाजित होता है, माइटोसिस से। राइट।
यहाँ अर्धसूत्री नहीं होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजित होकर के वो दुगुणित थैलस का विकास करता है, और इस दुगुणित थैलस पर एक कोष्ठीय बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियाँ विकसित होती हैं। ठीक, इसकी सभी अवस्थाओं को आगे चित्र में देखेंगे, लेकिन अब आप यहाँ एक महत्वपूर्ण बात देखिए कि एक्टोकार्पस में दो प्रकार की जातियाँ होती हैं। एक हैप्लॉइड, जिन्हें अगुणित जाति कहते हैं, और जिनमें एक कोष्ठीय बीजाणुधानी चल बीजाणुधानी बनती है, अलैंगिक जनन होता है, और दूसरी जिसमें लैंगिक जनन होगा उनमें युग्मक धानियाँ बनेंगी। युग्मक अगुणित होते हैं और दो तरह के युग्मक बन जाते हैं, और वो उनमें जो सक्रिय युग्मक है वो तो नर युग्मक के रूप में पहचाना जाता है, जिसकी एक कशाविका जो फ्लैजेला है वो सामान्य से बड़ी होती है, और जो दूसरा निष्क्रिय होता है वो दरअसल निष्क्रिय क्या है कि उसके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं स्लो होती हैं कंपैरेटिवली, और आकार में बड़ा होता है, इसलिए वो निष्क्रिय कहलाता है। और फिर बहुत सारे नर युग्मक बनते हैं और कंपैरेटिवली मादा युग्मकों की संख्या कम होती है। तो अब आप यहाँ देखिए कि हमारे जो दोनों प्रकार के जननांग थे, नर और मादा, वो बने थे अगुणित थैलस पर। ठीक, और उनके निषेचन की क्रिया से दोगुणित युग्मनज बना। अब दोगुणित युग्मनज जो विकास हुआ नए थैलस में, उसमें अर्धसूत्री विभाजन न होकर समसूत्री विभाजन होता है, इसलिए नया बनने वाला जो थैलस है वो दुगुणित हो जाता है। अब पीढ़ी एकांतरण वो आप आगे देखेंगे। अब आप देखिए मातृ थैलस कैसा था, अगुणित, और उससे बन गया दुगुणित, डिप्लॉयड, और उस पर फिर आपके अगुणित बीजाणु बन गए। तो क्या हुआ, अगुणित से दुगुणित और दुगुणित से फिर अगुणित, मीन्स हैप्लॉयड टू डिप्लॉयड, डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड। दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैं आपको इससे पूर्व बता चुका हूँ इस टॉपिक के बारे में, और उदाहरण भी दिए हैं, पीढ़ी एकांतरण की परिभाषा भी दिखाई है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनती है तो उसके निर्माण में बीच में अंतर होता है। जैसे कि आपने एक्टोकार्पस में पढ़ा कि एक्टोकार्पस का मुख्य पादप अगुणित था, लैंगिक जनन करने वाला, और फिर दोगुणित अवस्था आई जिसमें युग्मनज बना। युग्मनज सीधा अंकुरित हो गया माइटोसिस से, इसलिए नया बनने वाला पौधा कैसा बना, दुगुणित। अब उस पर जो बीजाणु बनेंगे, चल बीजाणु, वो अगुणित बनते हैं, और अगुणित के अंकुरण से अंकुरित अगुणित पादप बनता है। तो ये हुई ना पीढ़ी एकांतरण की अवस्था। तो अगुणित से दुगुणित, दुगुणित से अगुणित का अनुक्रम ही पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। मीन्स दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, और मेरी आपको सलाह है कि आप इसको इसे सुने, इसके PDF को देखें, इसकी वीडियो को सुने, और इस चैप्टर को बुक से अवश्य पढ़ लें ताकि क्लियर हो जाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।